सो डियर स्टूडेंट्स, ग्राफ्स वगैरह के बारे में अपन लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स में इतना पढ़ के रखा था कि ग्राफ से अपन को दो चीजें मिल सकती हैं। एक तो हो जाता है बच्चों स्लोप, और दूसरा हो जाता है उस ग्राफ का एरिया क्या हो सकता है ना। दो प्रोमिनेंट चीजें अपन को मिल सकती हैं। और जो जनरली ग्राफ हमारे सिलेबस में आएंगे वो आएंगे बच्चे लोग, पोजीशन टाइम ग्राफ मिलेगा, वेलोसिटी टाइम ग्राफ मिलेगा और एक्सेलरेशन टाइम ग्राफ मिलेगा। आगे जाकर के बच्चों वेलोसिटी पोजीशन भी बनता है, एक्सेलरेशन पोजीशन भी बनता है और कोई भी रैंडम कॉम्बिनेशन बन जाता है। लेकिन ये जो टाइम के रिस्पेक्ट वाले इनको अपन को पहले पढ़ना होता है और ज्यादा बेटर तरीके से इसको समझना है। हम बात कर रहे होंगे यहाँ पे यूनिफॉर्म मोशन, नॉन यूनिफॉर्म, वेलोसिटी बदल रही है, चेंज हो रही है, एक्सेलरेशन है या नहीं, इनके बारे में। एक बात का ध्यान रखो, ग्राफ आपको बहुत से बहुत दो चीजें दे सकता है बच्चों। एक उसका स्लोप कुछ बता देगा और एरिया कुछ बता देगा। ग्राफ का मतलब क्या हो जाता है, तो बोलोगे सर ग्राफ इज जस्ट अ रिलेशन बिटवीन टू फिजिकल क्वांटिटीज, है ना। एक रिप्रेजेंट करते हैं अपन टू फिजिकल क्वांटिटीज। जैसे मान लो पहले यहाँ पे y एक्सिस था और यहाँ पर x एक्सिस था। एंड इफ आई विश टू ड्रॉ अ स्लोप, कोई भी एंगल का है, मान लो इस तरह से कोई स्लोप मुझे पता करना है, तो व्हाट शुड आई बी डूइंग, मैं क्या कर रहा हूँ बच्चों। मान लो ये कोई ग्राफ जा रहा है इस तरह से, इसका मुझे स्लोप पता करना है। तो ऐसा ऐसा समझ के चलो कि ये जो ग्राफ, ये जो स्लोप है इसका, ये जो स्लैंट लाइन दिख रही है ना बच्चे लोग, ये इसका स्लोप कहलाता है। स्लोप का फॉर्मूला क्या होता है, तो बोलोगे सर हमको पता है ऑलरेडी, वाई एक्सिस बाय एक्स एक्सिस होता है ना। और एक बात और बच्चों, इक्वेशन ऑफ स्लोप भी निकाली जाती है, या इक्वेशन ऑफ स्ट्रेट लाइन बोलते हैं उसको, इक्वेशन ऑफ स्लोप। जो बच्चे क्लासेस पढ़ते आ रहे हैं, बेसिक मैथमेटिक्स की क्लासेस से, उनको तो पता है ये चीजें। क्या करना होता है, आप लिखते हो ना बच्चों, y बराबर एम एक्स प्लस सी। कुछ याद आया? y मतलब ये y एक्सिस, m यहाँ पर बच्चों स्लोप हो जाएगा। स्लोप को ही कहते हैं अपन y बाय एक्स, या चेंज इन y बाय चेंज इन x कर लोगे तो ज्यादा अच्छा रहेगा। ठीक है, क्लियर हुआ। c मतलब होता है बच्चों इंटरसेप्ट, y एक्सिस को कहाँ पे कट किया गया है वो c बताता है। तो इट कैन बी पॉजिटिव, इट कैन बी नेगेटिव, ये चारों फॉर्मेट में बन सकता है। तो y इक्वल्स टू एम एक्स प्लस सी माइनस एम एक्स प्लस सी करके, वो दोनों माइनस भी रह सकते हैं बच्चों। स्लोप नेगेटिव कैसा दिखाई देगा उसके बारे में देखते हैं अपन। तो इस इक्वेशन को तो बोल सकते हो सर ऐसी इक्वेशन बनेगी। बट अगर मैं नेक्स्ट पेज पे जाके इसी ग्राफ से और भी चीजें बनाना शुरू कर दूं, मान लो ये कोई आपका ग्राफ है बच्चों, है ना, इस तरह से देखो ये, और कोई भी एक स्ट्रेट लाइन कुछ ऐसे भी जा सकती है ना। तो इसका इसका इक्वेशन कैसा बनेगा। और अगर मैं आपसे बोलूं कि बच्चों इस इक्वेशन को बना के दिखाओ कैसी बन जाएगी ये, है ना, ये कैसी बन जाएगी इक्वेशन, अगर ये यहां से ऐसी जा रही होगी इस तरह से। ठीक, बच्चों देखो बड़ा सिंपल होता है समझना है इसको। एक तरफ एक्स एक्सिस लिखा है, एक तरफ क्या लिखा है बच्चों, वाई एक्सिस। यहाँ पर भी एक्स एक्सिस लिखा है और यहाँ पर भी वाई एक्सिस लिखा है। लुक एट योर लाइन, स्ट्रेट लाइन बच्चों, ये ऊपर की तरफ बढ़ती जा रही है ना। तो इसका स्लोप जो होगा ना वो प्लस कहलाएगा, प्लस में आएगा इसका स्लोप, इट हैज अ पॉजिटिव स्लोप। ठीक, लेकिन ये जहां कट कर रहा है बच्चों, ये माइनस सी पे कर रहा है। तो वाई एक्सिस क्या हो जाएगा, प्लस का एम एक्स होगा और माइनस का सी होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट। सिमिलरली इस इक्वेशन को देखो, ये जैसे आगे बढ़ रहा है एक्स बच्चों, तो ये माइनस की तरफ बढ़ रही है, तो इसका स्लोप नेगेटिव है। और जहां कट करा इसने वाई एक्सिस को बच्चों, वो भी नेगेटिव का आएगा। तो यहाँ पे इक्वेशन ऑफ स्लोप क्या हो जाएगी, माइनस ऑफ एम एक्स माइनस ऑफ सी। जस्ट पे द स्लाइट डिफरेंस इन, है ना, अटेंशन दो यहाँ पे बच्चों। गेटिंग माई पॉइंट। उसके और अपन डिफरेंट डिफरेंट कंडीशंस पढ़ लें, तो इन फिजिक्स जनरली अपन को ग्राफ को ना रेस्ट के फॉर्म में किस तरह अपन एक्सप्लेन कर सकते हैं। तो रेस्ट का मतलब क्या होता है बच्चों, बॉडी की पोजीशन वगैरह चेंज नहीं हो रही होगी। इसका ग्राफ बच्चों बहुत सिंपल होता है। फॉर एग्जाम्पल, इफ आई वांट टू ड्रॉ टू टाइप्स ऑफ ग्राफ्स, जैसे ये हो गया बच्चों और एक ग्राफ ये हो गया तुम्हारा। एक के पास, ध्यान रखें, टाइम लिखा है और पोजीशन लिखा है, और एक के पास बच्चों टाइम लिखा है और वेलोसिटी लिखा है। सोचो क्या हो जाएगा रेस्ट का ग्राफ। रेस्ट का मतलब क्या होता है, जब बॉडी की पोजीशन नहीं चेंज हो रही हो, है ना, विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। तो कहने का मतलब है टाइम आगे बच्चों बढ़ता चला जाएगा, और एक बार जो पोजीशन आ गई वही उसकी पोजीशन फिक्स रहेगी। इन दैट सेंस यू शुड बी राइटिंग ड्राइंग अ पैरेलल लाइन टू टाइम एक्सिस। ठीक है,
स्ट्रेट लाइन पैरेलल टू, जहां पर भी टाइम एक्सिस बनेगा ना वहां पे पैरेलल लाइन बन जाती है। अब बात करते हैं बच्चों वेलोसिटी की। तो बताओ रेस्ट वाले इंसान की वेलोसिटी कितनी होती है? बोलोगे सर जी 0 होती है, तो ग्राफ कैसा बनेगा? तो बोल देना कि सर वो ग्राफ तो उसका वहीं से बन जाएगा, ये ऐसा रहेगा, टाइम के साथ साथ चला जाएगा। डाउट तो नहीं किसी बच्चे को यहां तक? हेलो स्टूडेंट्स। फिर आता है हमारे पास यूनिफॉर्म मोशन, या इसको ऐसा कर लो, यूनिफॉर्म मोशन को स्पीड वेलोसिटी बोल देना, और यहां पर हो जाएगा आपके पास नॉन यूनिफॉर्म, और क्या लिखा है बच्चों लोग, मोशन, और मैं ऐसा बोल सकता हूं स्पीड। इसका अगर ग्राफ बनाने जाएंगे तो क्या बन जाएगा? तो बोलोगे सर एक जगह टाइम होता है और एक जगह डिस्टेंस का टर्म होता है, और यहां पर ही बच्चों देखना है, इसके 4 ग्राफ बनाता हूं। एक तो ये बन जाएगा, इसी का दूसरा वाला बन जाएगा, दिख रहा है, नॉन यूनिफॉर्म को बन जाएगा। देखो थोड़ा बहुत अप्रोक्सीमेशन चल जाता है बच्चों। यहाँ पर मान लो यहाँ पर टाइम लिखा है या पोजीशन लिखा है, यहाँ टाइम लिखा है या वेलोसिटी लिखा है। सिमिलरली टाइम लिखा है बच्चों, पोजीशन लिखा है, और यहाँ टाइम है और यहाँ वेलोसिटी है। पहले फर्स्ट वाले पार्ट को समझ लो, उसके बाद अपने आप अपन को सेकंड समझ में आ जाएगा। ठीक है, ट्राई करो। देखो जूनियर क्लास से मालूम है अपन को क्या मतलब होता है यूनिफॉर्म मोशन का, बताओ मुझे डेफिनेशन से। जब इक्वल डिस्टेंस कवर होते हैं, वही वही सब है ना बच्चों यहाँ पे भी? हेलो। तो जैसे जैसे आपका टाइम बढ़ता जाएगा, पोजीशन बढ़ती जाएगी, तो बच्चों आप बोलोगे सर ये इंक्लाइंड लाइन जानी चाहिए। डिड यू गेट माई पॉइंट? कोई प्रॉब्लम तो नहीं है? और यूनिफॉर्म स्पीड का मतलब है स्पीड यहाँ पर कांस्टेंट, तो बच्चों ये लाइन पैरेलल हो जाएगी। तो बच्चे क्या कंफ्यूज करते हैं, एक्सटी में जब पैरेलल आएगा तो रेस्ट कहलाएगा, वीटी में अगर पैरेलल आएगा तो यूनिफॉर्म मोशन कहलाएगा। ध्यान दो बच्चों, ग्राफ का ज्योमेट्री भले ही सेम है तो क्या हुआ, तभी मैंने एक ही पेज पर बना के दिया है। इन पोजिशन एंड टाइम यू कैन सी दैट पैरेलल लाइन बनती हुई जा रही है। जब पैरेलल लाइन है तो मतलब रेस्ट कहला रही है, और यही चीज अगर पैरेलल लाइन यहाँ बनती है तो बच्चों मोशन में कहलाएगी। बात करोगे नॉन यूनिफॉर्म के बारे में तो क्या बोलोगे सर जी? नॉन यूनिफॉर्म का तो मतलब सिंपल सी बात है, टाइम और पोजीशन में ये ऐसे करके मान लो बढ़ सकता है, ऐसे करके बच्चों, है ना? तो अगर ये ऊपर की तरफ बढ़ता हुआ जा रहा है, इसका मतलब है जैसे जैसे टाइम आगे बढ़ रहा है डिस्टेंस और ज्यादा ज्यादा बढ़ रहा है, तो कॉमन सेंस क्या लगाओगे कि सर वेलोसिटी बढ़ रही होगी हमारी। समझे बच्चों क्या बोल रहा हूं मैं? और अगर यही ग्राफ, सुन लो इधर, अगर यही ग्राफ ऐसे बन रहा होता तो आपकी वेलोसिटी बच्चों कम हो रही होती। डिड यू गेट माई पॉइंट? यहां तक का क्लियर है? थोड़ा बहुत स्लाइड चेंजेस होंगे जब कोशिश कराऊंगा तो, और डिटेल में जाके बताऊंगा। अभी इसका एक जनरलाइज फॉर्मेट देख लीजिए सब लोग, हमको इस पे इंटरेस्ट लेना है। वीटी ग्राफ है, स्पीड क्या है इसकी देखो, नॉन यूनिफॉर्म बच्चों, ये कर्व में ही बन सकती, मैंने अभी स्ट्रेट लाइन बना दिया है। यहां तक का क्लियर है क्या? मुझे बताओ 11th के बच्चों, अगर स्पीड चेंज होती है या वेलोसिटी चेंज होती है तो क्या है वहां पे? एक्सेलरेशन है। क्या है? एक्सेलरेशन है। तो कहने का मतलब यहां पर ये हो जाएगा ग्राफ से, कि अगर बच्चों अब मैं आपको एक नया ग्राफ इंट्रोड्यूस करके दूं, फॉर एग्जांपल यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना कर दूं बच्चों में, यहां पर है ना, यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन का ग्राफ बना के दूं, इसका क्या मतलब होगा? एक्सेलरेशन यूनिफॉर्म मतलब एक्सेलरेशन की वैल्यू क्या हो जाएगी? 11th क्लास कांस्टेंट। तो ये ग्राफ किसमें बनना चाहिए? तो बोलोगे सर जी ये ग्राफ बनना चाहिए हमारा 80 के अंदर, तो ये रहेगा हमारा 80। इसको मैं आपसे कन्वर्ट करने को बोलूंगा, किसमें? वीटी में। फिर उसको भी कन्वर्ट करने को बोलूंगा, किसमें? एक्सटी में। तो यहाँ अपन आज की क्लास की इंपॉर्टेंट बात सीखने जा रहे हैं। यहाँ लिखा है टाइम acceleration, the graph is acceleration time, similarly the graph will be velocity time।
एंड सो ऑन, ग्राफ विल बी पोजीशन टाइम। तो यहां से अपन बहुत कुछ देख सकते हैं। देखो क्या लिखा है, एक्सेलरेशन कांस्टेंट। पहला ग्राफ सबसे पहले बन जाएगा अपन से। कैसे बनाओगे बच्चों? टाइम को बढ़ने देते हैं, एक्सेलरेशन को कांस्टेंट कर देते हैं। इस ग्राफ का एकदम इक्वल ग्राफ बगल में वीटी बन रहा है, कैसा बनेगा जल्दी बताओ? व्हाट डू यू मीन बाय एक्सेलरेशन स्टूडेंट्स? ये होता है ना। तो एक्सेलरेशन अगर कांस्टेंट है तो चेंज इन वेलोसिटी वगैरह क्या हो जाएगा, जल्दी बोलो। अगर किसी बॉडी के पास एक्सेलरेशन है तो चेंज इन वेलोसिटी बच्चों बढ़ता जाएगा ना। So are you getting my point? If a body has a constant acceleration, if a body has constant acceleration, then you can say that उसका जो velocity होगा वो बढ़ता जाएगा बच्चों, इस तरह से। वो अगर velocity बढ़ेगा तो पोजीशन कुछ ज्यादा ही तेज बढ़ता जाएगा। इमेजिन करो मैंने शुरू किया जीरो से और मेरे पास एक्सेलरेशन 2 मीटर पर सेकेंड स्क्वायर का है। तो स्टार्टिंग में तो मेरी स्पीड कितनी रहेगी, 0 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना रहेगा, 2 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना रहेगा बच्चों, 4 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना रहेगा, 6 मीटर पर सेकेंड। फिर कितना रहेगा, 8 मीटर पर सेकेंड। 8 का मतलब है अब ये 1 सेकेंड में 8 मीटर कवर कर रहा होगा। 6 का मतलब है 6 मीटर कवर कर रहा होगा। अब ये ट्राई टू पे अटेंशन। अब ये 1 मिनट 1 सेकेंड में 4 मीटर, ये 1 सेकेंड में 2 मीटर, और ये रेस्ट पे बैठा हुआ था। तो कहने का मतलब है टाइम तो अपने हिसाब से बढ़ता है, तो पोजीशन क्या होगी उसकी, बहुत तेजी से बढ़ रही होगी। ये तीनों के तीनों ग्राफ इक्वल ग्राफ्स हैं। उसी मोशन का वीटी है, उसी मोशन का एक्सटी है, और उसी मोशन का एटी है। एग्जाम में कई बार आता है यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सटी ग्राफ कैसा होगा, तो बच्चे बड़े कंफ्यूज होते हैं। यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन में एक्सटी ग्राफ में कर्व लाइन आती है। वीटी ग्राफ सबसे बेस्ट होता है एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए। और एटी तो बच्चों आप देख के नींद में बना दोगे इसको, तो ये सब क्या है, कांस्टेंट है तो पैरेलल बना दो। ये आपके नोट्स में लिख देता हूं, बेस्ट वे टू स्टडी एक्सेलरेशन, बेस्ट वे टू स्टडी एक्सेलरेशन इज बाय वीटी ग्राफ। किससे पढ़ सकते हैं बोलो बच्चे लोग? वीटी ग्राफ से पढ़ सकते हैं। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है स्टूडेंट्स? हेलो बच्चों, नहीं है तो चलो अपन फटाफट एक टेबल बना लेते हैं और उससे स्टडी करने का ट्राई करते हैं। तो मान लीजिए थोड़ी देर के लिए कि सर को ना 3 ग्राफ मैंने आप लोगों को भी आज की क्लास में बताया है ना बच्चों? मैंने आपको केवल आज की क्लास में 3 ग्राफ बताए हैं। तो उन तीनों ग्राफ को अपन लोग इस तरह समझ लेते हैं। ये आप याद करना है इस वाले चार्ट को, ठीक है? और ग्राफ अपन को दो चीजें दे सकता है बस, ठीक है? ध्यान दें अपन, है ना? ये ग्राफ हो गया, ग्राफ का स्लोप क्या होगा, और उसी ग्राफ का एरिया क्या होगा। जो ट्रेडिशनल ग्राफ है वो पोजीशन टाइम होते हैं, वेलोसिटी टाइम होते हैं बच्चों, और एक्सेलरेशन टाइम होते हैं। कोई प्रॉब्लम? स्लोप का मतलब होता है y एक्सिस बाय x एक्सिस इंटरनली, और एरिया का मतलब होता है जो y के कंपोनेंट होंगे और x के कंपोनेंट्स को मल्टीप्लाई करना होगा। क्या करना होगा बच्चों? मल्टीप्लाई करना होगा, ठीक है? इनडायरेक्टली यही करना होता है। बताओ मुझे xt का स्लोप क्या देता है, जल्दी बोलो। पोजीशन टाइम ग्राफ का स्लोप क्या देगा, x बाई टी क्या होता है? स्पीड देगा, या तो आपको क्या देगा, ये वेलोसिटी दे जाएगा। स्लोप। वीटी का बात करो, वीटी का स्लोप क्या देगा? थोड़ी देर पहले क्या पढ़ा है मैंने, देखो। वीटी ग्राफ, इसका जो स्लोप होगा वो क्या हो जाएगा, डेल्टा वी बाय डेल्टा टी हो जाएगा। कितना होगा वो? वीटी ग्राफ का स्लोप क्या हो जाएगा, डेल वी बाय डेल टी। क्या होता है फॉर्मूले में आपके हिसाब से? एक्सेलरेशन। तो इट शुड बी एक्सेलरेशन। मैथमेटिक्स में आप तो डेल्टा ए बाय डेल्टा टी कर सकते हो, लेकिन फिजिक्स में उसकी कोई जगह नहीं है। तो यू शुड नॉट बी कॉलिंग इट, यहां कुछ नहीं मिलने वाला। समझ आया इतना? अब चलते हैं एरिया की तरफ। एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देता है? एक्सेलरेशन टाइम का एरिया क्या देगा?
ये डेल्टा भी देता है बच्चों। वीटी का एरिया क्या देगा? तो बोलोगे डिस्टेंस देगा या तो डिस्प्लेसमेंट देगा। और एक्सी का एरिया कुछ नहीं देगा। तो सबसे बेस्ट ग्राफ कौन सा हुआ जिसके दोनों चीजें कुछ ना कुछ दे रही हैं बच्चों? वीटी। वीटी का स्लोप होगा एक्सेलरेशन, वीटी का एरिया होगा डिस्टेंस या डिस्प्लेसमेंट। इज दिस क्लियर टू एवरीबडी? इसको इस्तेमाल करके अपन ग्राफिकल वाला सॉल्व करेंगे। एंड दोज हु आर अनेबल टू अंडरस्टैंड कि डिस्प्लेसमेंट कैसे लिख दी मैंने वीटी के लिए, वो यहाँ पे देखो बैक पेज पे, ये वीटी ग्राफ दिख रहा होगा सबको, है ना? वीटी को वेलोसिटी किसमें देखते हैं? मीटर पर सेकेंड में। और टाइम किसमें आता है? सेकेंड में। अगर आप मीटर पर सेकेंड को मल्टीप्लाई करते हो सेकेंड से तो पक्की बात है मीटर आएगा। और एलकेजी का बच्चा भी कह देगा सर जी मीटर है मतलब या तो डिस्टेंस निकल रहा होगा या तो डिस्प्लेसमेंट निकल रहा होगा। डाउट तो नहीं किसी बच्चे को? ये 3 ग्राफ बना लेना है अपन लोगों को और बातें करनी है। और भी बहुत सारे ग्राफ आप पढ़ोगे अभी जैसे जैसे एमसीक्यू सॉल्व करते जाओगे चैप्टर के। सो वी आर ओनली इन द चैप्टर नंबर 3 दैट इज मोशन इन स्ट्रेट लाइन। तो और आगे बढ़ते जाएंगे तो और ग्राफ मिलेंगे चैप्टर 4 में और बतलाएंगे ग्राफ। ध्यान रखें बच्चों, जब अपन लोग ग्राफिकली पढ़ रहे होते हैं तो एक्सेलरेशन का टर्म वहां पर हमेशा कांस्टेंट लेना होता है क्योंकि एक स्ट्रेट लाइन बनना है। मेरे कहने का मतलब है पूरे के पूरे एक्सप्लेनेशन में मैं क्या कर रहा हूँ, एक टाइम एक्सिस होगा मेरे पास और यहाँ पर क्या हो जाएगा बच्चों लोग, एक वी एक्सिस होगा, है ना? तो वी विल बी स्टडिंग वेलोसिटी टाइम, आई विल नॉट बी ड्रॉइंग एक्सेलरेशन टाइम। मैंने बताया था आप लोगों को कि एक्सेलरेशन पढ़ने के लिए वीटी ग्राफ लगता है, ठीक है? तो जो ग्राफ का जो नेचर है वो कैसा हो जाएगा, टाइम जीरो पे वो नॉन जीरो रहेगा और बच्चों ये आगे जा रहा होगा। ये बहुत ज्यादा फेमिलियर है आप सबके लिए कि अपन ने 10th में यही सब कर रखा होता है, 9th में सॉरी मोशन चैप्टर पढ़ा होता है ना। तो वही चीजें हैं। एक्स एक्सिस पे टाइम चल रहा है, शुरुआत इसने यू से करी थी, एंड इसने वी पे करा। स्लोप कितना जाता है एक्सेलरेशन में, और जो यहाँ पे एरिया अंदर आ रहा है बच्चों वो होता है इसका डिस्प्लेसमेंट। एम आई क्लियर? सबको समझ में आया ये? स्टार्ट कहां से करा है इसने? यू से। एंड कहां पे कर रहा है ये? वी पे। स्लोप क्या हो जाएगा? एक्सेलरेशन। और टाइम क्या हो जाएगा? टी। सो द फर्स्ट इक्वेशन शुड बी वी बराबर बोलो यू प्लस एटी। आप बोल सकते हो सीधा सीधा आंसर निकाल के कि स्लोप ऑफ वीटी ग्राफ किसके बराबर होता है बच्चों? एक्सेलरेशन के बराबर, ठीक है? तो स्लोप का मतलब होता है चेंज इन वी डिवाइड बाय चेंज इन टाइम एक्सिस। तो चेंज कितने का आया यहाँ पे? v माइनस सी। और यहाँ कितने का आया? t माइनस जीरो। बच्चों आपको बन रहा है ये मैं समझता हूँ, और रिपीट करने की जरूरत तो बिल्कुल भी नहीं है। तो v बराबर कितना आ गया बोलो? क्लियर है ना ये सब? सिमिलरली सेकंड इक्वेशन के बारे में बात करेंगे तो सेकंड हो जाएगा यूटी प्लस 1/2 ऑफ एटी स्क्वायर, राइट? तो इस क्वेश्चन को सॉल्व करने के लिए कुछ नहीं समझना है अपन को। ये यू से लेके आगे जा रहा होगा एक लाइन, है ना? और आपको बोलना है बस एक हमारे पास में सर एक ट्रायंगल आ गया है और एक क्या है, रेक्टेंगल आ गया है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूं, द एरिया इनसाइड वीटी ग्राफ क्या देता है बच्चों? एरिया। वीटी का एरिया क्या देता है? यहां पे चार्ट में देखो, वीटी का एरिया क्या देगा बच्चों? यू विल बी गेटिंग डिस्प्लेसमेंट। क्लियर? तो डिस्प्लेसमेंट बराबर कितना हो गया बच्चों? ये हो जाएगा एरिया ऑफ रेक्टेंगल कोई परेशानी वाली बात? तो लेंथ हो जाएगा u और टाइम हो जाएगा t प्लस 1/2। बेस कितना हो जाएगा t, और इतने की हाइट पता है कितनी हो जाएगी? आपको तो पता होगा पूरी लाइन v है, और ये अगर बच्चों लोग u आता है तो बच जाएगा मेरे पास v माइनस यू। तो आई शुड बी राइटिंग v माइनस यू। ये आंसर आ चुका है बच्चों इसका। ut लिखोगे आप 1/2। इसकी जगह पे ऊपर क्या लिखा हुआ है देखो, 80 लिखा है तो आई कैन राइट हियर 80 स्क्वायर। ये दो दो हो जाएंगे। यहां तक का क्लियर है बच्चों? देखो इट टेक्स ओनली 5 मिनट्स टू स्टडी। फर्स्ट इक्वेशन ये रहा हमारा।
सेकेंड ये रहा, थर्ड वाले की स्टडी और कर लेते हैं अपन। यहां तक का क्लियर है? टॉकिंग अबाउट द थर्ड इक्वेशन बच्चों, इसको दोबारा आप ड्रॉ कर लीजिएगा। द रीजन बिहाइंड इट, मुझे इसको एक कलेक्टिव डायग्राम की तरह दिखाना है। ये हो जाएगा बच्चों मेरा वेलोसिटी, यहाँ हो जाएगा टाइम। एवरीबडी नोज दैट इन अ यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन अगर बॉडी नॉन जीरो पे शुरू होती है तो स्ट्रेट लाइन ही बनना चाहिए। मैं बोलूँगा हाँ बेटा बिल्कुल बनना चाहिए। देखो इसका क्या चल रहा है, इसका जो बेस हो जाएगा वो टाइम हो जाएगा, यहाँ पे यू हो जाएगा और यहाँ पर वी हो जाएगा। इसको बच्चों आप लोगों को ना टॉप मोस्ट पॉइंट से देखना चाहिए। तो आपको क्या दिखाई देगा कि ये एक पैरेलल लाइन है, ये एक पैरेलल लाइन है और ये इसकी हाइट है। बात समझ में आ रही है क्या? ये पूरा कितना हो जाएगा डिस्प्लेसमेंट और ये होता है स्लोप, इसका एक्सेलरेशन। तो फिर से अपन लिखते हैं थर्ड इक्वेशन को प्रूव करना है अपन को, जो होती है वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर करके 2as। हम ये लिख सकते हैं एरिया कवर्ड अंडर वीटी ग्राफ। क्या देगा बच्चों ये? क्या देगा ये? डिस्प्लेसमेंट। तो डिस्प्लेसमेंट इक्वल्स टू अपन लिख सकते हैं यहाँ पे एरिया ऑफ ट्रपीजियम, राइट। सो यू शुड बी राइटिंग, फॉर्मूला क्या होता है उसका, 1/2 लिखते हैं बच्चों, दोनों के दोनों बेस का सम हो जाता है, मल्टीप्लाई करके हाइट हो जाता है, तो ये हो जाएगा 1/2, बेस का सम हो जाएगा v प्लस यू, हाइट हो जाएगा t। देखो यहां तक का समझ में आया क्या 11th के बच्चों? वाई आई एम टीचिंग यू क्लास 9 स्टैंडर्ड थिंग्स, क्योंकि वो बीच बीच में प्रूफ करवाना पड़ता है। ये जो चीज लिखी हुई है, क्या ये आपको ऐसा नहीं दिख रहा v प्लस यू बाई 2 टाइम्स t? ये अपन ने अलग से एक इक्वेशन बनाकर लिखवाई थी आपको, जो आगे क्लास में क्या हो जाता है बच्चों, s बराबर वेलोसिटी का एवरेज इनटू टाइम। ये भी एक आंसर हो सकता है। हालांकि दोनों आंसर सिर्फ तभी होने चाहिए जब बॉडी के पास क्या हो, एक्सेलरेशन कांस्टेंट हो। सो लेट्स मूविंग फर्दर, हमें हमें करना क्या है यहाँ पे, एक्सेलरेशन लिखा हुआ है बच्चों मैंने v प्लस यू डिवाइड बाय 2, और टाइम को मैं लिख सकता हूँ v माइनस यू डिवाइड बाय a। क्यों लिख सकता हूँ भाई, पीछे देखो क्या लिखा हुआ है एक्सेलरेशन की जगह पे, इसको देखो, टाइम वहां बेच के नीचे आ जाएगा ना, तो यही इतना करना है। अब देखो 2a लेफ्ट साइड भेज दोगे तो क्या हो जाएगा, ये हो जाएगा वी स्क्वायर माइनस यू स्क्वायर बराबर करके 2 इंटू ए इंटू एस, एंड दिस शुड बी योर आंसर। सिंपल पैटर्न है बच्चों ये। तो बच्चों ये हो गया अपना पुरानी क्लास की स्टडी, 9th में ये सब पढ़ के आए थे। दो नई बातें मैंने यहाँ बीच में लिख दी हैं, याद रखना। दिस फॉर्मूला इज ऑल्सो बीइंग यूज ओनली एंड ओनली वेयर एक्सेलरेशन इज कांस्टेंट। अब मन में डाउट आया कि सर कांस्टेंट तो बहुत पढ़ा अपन ने, नॉन यूनिफॉर्म होगा तब क्या करेंगे अपन, है ना। ये डाउट सबसे बड़ा डाउट बच्चे के मन में होगा, सर नॉन यूनिफॉर्म के लिए क्या करेंगे। तो ये रहा बच्चों आप लोगों का टाइम, और ये हैगा वी। वी बच्चों फंक्शन ऑफ टाइम है और ये चेंज हो रहा है अभी, देखो ऐसे करके, यहाँ लिखा हुआ है टाइम, यहाँ लिखा हुआ वेलोसिटी, ब्रैकेट में टाइम मतलब फंक्शन ऑफ टाइम। तो इस टाइम की इन्फानाइटली स्मॉल अगर वैल्यू लूंगा मैं, ठीक है, इन्फानाइटली स्मॉल वैल्यू, तो बच्चों इतना सा आएगा वो, इन्फानाइटली स्मॉल वैल्यू, और उस टाइम को बोलते हैं बच्चों dt। उस dt पर जो वैल्यू आपकी वेलोसिटी की आ रही है वो बदलेगी नहीं बच्चों, वो हो जाएगी v। किसी भी कर्व का जो स्लोप होता है बच्चों वो उस जगह पे टेंजेंट से दिखाया जाता है, देखो ऐसे, उस पॉइंट पे, उस पॉइंट पे बच्चों को टेंजेंट से बताया जाता है कुछ इस तरह से। तो ये जो ब्लू लाइन लिखी हुई है ना वही एक्सेलरेशन है, लेकिन अब जो एक्सेलरेशन आ रहा होगा वो एक्सेलरेशन उस मोमेंट का आ रहा होगा। आर यू गेटिंग माई पॉइंट? तो हम पढ़ने जा रहे हैं इक्वेशन ऑफ मोशन, इक्वेशन ऑफ मोशन किसके लिए बच्चों, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। एग्जाम में आएगा कैलकुलस मेथड से सॉल्व करके दीजिए, क्योंकि ग्राफिकल वाला तो अपन पढ़ चुके हैं छोटी क्लासेस में, ठीक है, और जनरल वाला न्यूमेरिकल सॉल्व करने के लिए काम में आता है, ये पूछा जाएगा आपसे डिराइव करने के लिए। तो वीटी बनाया मैंने, टाइम का स्मॉल dt कर दिया, बिकॉज
हर एक dt के लिए उसकी वेलोसिटी की वैल्यू चेंज हो रही है। ठीक है, तो मैं लिखता हूं लेट v इज द इंस्टेंटेनियस वेलोसिटी एट टाइम dt, देयरफॉर जो एक्सेलरेशन होगा वो भी क्या हो जाएगा, इंस्टेंटेनियस। पता होगा सबको कैसे लिखते हैं एक्सेलरेशन, d बाई डी टी ऑफ v। बोलो मेरे साथ, d बाई डी टी ऑफ v ऐसा लिखते हैं बच्चों। दिस शुड बी योर प्रिपरेशन और अंडरस्टैंडिंग ऑफ द ग्राफ। डाउट आ रहा है किसी को? सिंप्लीफाइड फॉर्म में ऐसा हो जाएगा, ये एक्सेलरेशन बराबर आप लेमन लैंग्वेज में इसको dv बाई dt भी कर सकते हो, क्रॉस मल्टीप्लाई कर दोगे तो dv एक तरफ हो जाएगा और एक्सेलरेशन a डॉट dt हो जाएगा। दोनों में क्या करना है, अपन को इंटीग्रेट कर देना है। dv कहां से कहां जाएगा, सबको पता है, इनिशियल वेलोसिटी से फाइनल तक जाते हैं, टाइम क्या हो जाता है, 0 से लेकर t तक का हो जाता है। यहां तक का क्लियर है क्या बच्चों? अब इस टॉपिक की सबसे कीमती बात, हेडिंग में लिखा है नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन। 11th के बच्चों सुन लो, इधर हेडिंग में क्या लिखा है, नॉन यूनिफॉर्म एक्सेलरेशन, मतलब इसका अलग अलग जगह पे अलग अलग स्लोप आता जा रहा है। देखो यहाँ पे अलग एक्सेलरेशन होगा, यहाँ अलग होगा, मतलब 50,000 एक्सेलरेशन होंगे इसके अलग अलग टाइम पे। बट अगर अपन उसका टाइम बहुत छोटा कर दें तो मैं लिखता हूं फॉर इंफाइनाइटली, ठीक है, स्मॉल टाइम dt कॉमा एक्सेलरेशन a इज कंसिडर्ड। उतने छोटे टाइम के लिए एक्सेलरेशन का जो स्ट्रेट लाइन आ रहा है उसको बच्चे लोग आपको कांस्टेंट प्रूव करना है। अगर ये लाइन नहीं लिखते हो आंसर्स में तो ये सब कुछ एज अ जोक कहलाएगा, क्योंकि अब मैं क्या करने जा रहा हूँ, इस एक्सेलरेशन को बाहर निकालने जा रहा हूँ कांस्टेंट मान के, और इंटीग्रेट खाली में बच्चों dt का करूंगा, कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक का। हालांकि हेडिंग में नॉन यूनिफॉर्म लिखा है, लेकिन पहली लाइन में इसको कांस्टेंट मान के बाहर निकाला है। क्यों निकाला है, ये उसका रीजन है। डाउट बोलो। चलो यहाँ पे dv लिखा है लेफ्ट हैंड साइड, उसको 1 कर लो। जब कोई फंक्शन वाला नहीं होता तो फंक्शन खुद आकर बैठ जाता है। लेफ्ट हैंड साइड पे v हो जाएगा बच्चों, कहां से कहां तक जा रहे हैं, u से लेके v तक, और राइट साइड में एक्सेलरेशन होगा तो टाइम आके बैठ जाएगा, तो t हो जाएगा कहां से कहां तक, 0 से लेकर t तक। इसके बाद बच्चों मैंने आपको बेसिक मैथमेटिक्स बता रखा है कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट करते हैं, तो जिसको आपने इंटीग्रेट करा है उसकी जगह पे इस स्मॉल वाले v की जगह पे v आ जाएगा और माइनस लोअर लिमिट, और वैसे यहाँ पे a आ जाएगा, अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट, एक बार t जाएगा एक बार 0 जाएगा। तो आपका आंसर ही आ गया ना बच्चों, v माइनस यू बराबर at बोलूं या मैं बोलूं v बराबर बोलो u प्लस ए टी। इस पूरे पेज पे सबसे इंपॉर्टेंट लाइन है वो ये लिखी हुई है, दैट उतने छोटे टाइम के लिए जो एक्सेलरेशन होगा उसको कांस्टेंट मानना पड़ेगा, नहीं तो नहीं कर सकते स्टडी। चलो सेकंड वाली देखते हैं। सेकंड इक्वेशन को क्या कहते हैं अपन लोग बच्चों लोग, s बराबर क्या होता है, ut प्लस 1/2 at²। आज ये प्रूव करवाया हुआ है मैंने, लेकिन नॉन यूनिफॉर्म के लिए कैसे करोगे आप लोग, पहले तो ग्राफ बना लेते हैं अपन फटाक से। ये रहा बच्चों अपना ग्राफ, एक टाइम एक्सिस हो जाएगा और ये क्या हो जाएगा, वेलोसिटी का हो जाएगा। तो एक तरफ v लिख लेते हैं, एक तरफ t कर लेते हैं, v एज अ फंक्शन ऑफ टाइम हो जाएगा, और ये ऐसे बढ़ते बढ़ते यहाँ तक जा रहा होगा, है ना। टाइम की इन्फाइनाइटली स्मॉल वैल्यू के लिए क्या करते हैं अपन, तो बोलोगे सर ये तो बता रखा है आपने, ऐसा करते हैं अपन, कितना लेते हैं उसको, dt। उस टाइम पे वेलोसिटी कितना आ रहा होगा, तो बोलोगे सर जी उस टाइम पे वेलोसिटी v आ रहा होता है। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चे लोग? मुझे बताओ सबसे पहले, वेलोसिटी टाइम ग्राफ का जो एरिया होता है वो क्या देता है, वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, 11th क्लास वीटी ग्राफ का एरिया क्या देता है, यहां देखो बच्चों, ये जो एरिया होगा ना, ये स्ट्रैप, ये इतने से रीजन में, उसको अलग से ही पढ़वा देता हूं मैं। ये रहा बच्चों आपका, देखो दिख रहा होगा सबको, ठीक। तो इसकी जो विड्थ है वो dt है, इसकी जो हाइट है वो v है,
तो आप में से कोई बच्चा कह सकता है सर ये रेक्टेंगल की तरह दिख रहा है, रेक्टेंगल का जो एरिया होता है वो क्या होता है, तो बोलोगे सर लेंथ इंटू ब्रेड्थ होता है, और यहाँ आता है हमारा dx। ये इतना आसान है समझना। यहाँ से नहीं समझ में आया तो लिख लो चाहो तो। वेलोसिटी जो इंस्टेंटेनियस वाली होती है वो होती है dx/dt, या d/dt ऑफ x कर लो चाहो तो। ठीक, तो v अगर बच्चों आप लोगों का dx/dt आया है तो क्रॉस मल्टीप्लाई मारते ही क्या ये लिख सकते हो dx बराबर v.dt, तो बोलोगे हाँ सर बिल्कुल लिख सकते हैं। समझ में आ रहा है नहीं आ रहा ये सब? अब कुछ देर पहले आप लोगों को ये मालूम चल चुका है कि जो वेलोसिटी है वो बार बार वेरी करेगा विथ रिस्पेक्ट टू टाइम। वेलोसिटी फंक्शन है टाइम का, है ना। मैं लिखता हूं यहाँ पे वो बात भी, वेलोसिटी इज अ फंक्शन ऑफ टाइम। तो एक एंड पे बच्चों क्या करना है अपन को, ध्यान दें सब लोग, सबके सब। लेफ्ट साइड पे आ रहा है मेरे पास dx, v की जगह पे लिख दूंगा मैं u प्लस at, और यहां हो जाएगा dt। किस किस को आया ही समझ में बच्चों? चेन रूल लगा लो, तो ये हो जाएगा dx इक्वल्स टू u डॉट dt प्लस at डॉट dt। अब लगा लेते हैं अपन इंटीग्रेशन। x की वैल्यू कहां से कहां जाएगी, 0 से लेके s तक जाती है, टाइम जाएगा 0 से लेके t तक, और यहां पे टाइम जाएगा 0 से लेके t तक। यहां तक का क्लियर हुआ बच्चों? अरे हाँ ना बोलो। लेफ्ट हैंड साइड पे कोई नहीं है इंटीग्रेट करने के लिए, 1 है तो फंक्शन अपनी वैल्यू छोड़ देगा। कहां से कहां तक के लिए, 0 से लेके x तक के लिए। u और t में u इज अ टर्म जो कांस्टेंट ट्रीट करी जाती है, बिकॉज वो इनिशियली एक बार डिफाइंड हो चुकी है। तो u वहां पे कांस्टेंट है, इंटीग्रेशन खाली किसका होगा बच्चों, अकेले dt का हो जाएगा। मैंने आपको पढ़ा रखा है इंटीग्रेशन अगर अकेले dx का होगा तो x हो जाता है, y का होगा तो y हो जाता है, z का होगा तो z हो जाता है। यहाँ अगर चेक करोगे ना तो सबसे ज्यादा डिफिकल्ट ये वाला पार्ट ही है सॉल्व करना। इस पार्ट में एक्सेलरेशन कांस्टेंट होता है बच्चों, तो बाहर निकल आएगा और इंटीग्रेट करने के लिए टाइम रह जाएगा अंदर। आप लोगों को बेसिक मैथमेटिक्स की वो क्लास याद रखनी है जहां पे सर ने ऐसा पढ़ा रखा है कि इंटीग्रेशन ऑफ एक्स टू पावर एन डॉट डी एक्स कितना होता है, तो बोलोगे सर जी एक्स टू पावर एन प्लस वन होता है और नीचे भी एन प्लस वन कर देते हैं। तो यहाँ पे टी टू पावर वन कर लो और सॉल्व कर लो पूरा। लेफ्ट हैंड साइड पे आ जाएगा आप लोगों का एस माइनस जीरो, यहाँ हो जाएगा u, ब्रैकेट में t माइनस जीरो कर ले कि अपर लिमिट माइनस लोअर लिमिट आएगा। समझ में आ रहा है क्या ये सब? नहीं आ रहा तो ऐसे देख लो, यहाँ पे t हो जाएगा और बच्चों 0 से लेकर t तक कर लेंगे, प्लस ये एक्सेलरेशन हो गया, t की पावर में क्या हो जाएगा 1 + 1 2, और वही चीज नीचे आ जाएगी। किस किस को आया इतना समझ में? 11th क्लास ये x टू पावर n डॉट dx की तरह लिखा हुआ है, ये देखो ना t टू पावर t डॉट dt लिखा हुआ है ना, तो डायरेक्टली यू कैन राइट पोजीशन इक्वल्स टू, ये लिखा है ut प्लस 1/2 हो जाएगा, a हो जाएगा ब्रैकेट में t स्क्वायर माइनस जीरो स्क्वायर, कोई फर्क नहीं पड़ता, हमारा आंसर आ चुका है ut प्लस 1/2 a t स्क्वायर। कोई प्रॉब्लम बच्चों, एनी डाउट? इसका लास्ट वाला भी देख लो, 2-3 मिनट में खत्म कर देते हैं ताकि अपना तीनों के तीनों एक साथ खत्म हो जाएंगे। सो लास्ट जो इक्वेशन ऑफ मोशन है वो क्या कहती है, वो होता है बच्चों वी स्क्वायर माइनस ऑफ यू स्क्वायर बराबर ऑफ 2as। द प्रॉब्लम इज पहली इक्वेशन में भी बच्चों टाइम आ रहा था और दूसरी इक्वेशन में बच्चों टाइम आ रहा है, फर्स्ट सेकंड दोनों में टाइम आता है, तो हम बड़ा आसानी से कर सकते हैं। यहीं पे दिक्कत जाती है बच्चों को, क्योंकि उनको ना ग्राफ जो होता है वो भी टाइम पे बना होता है, तो टाइम से अपन छुटकारा कैसे पाए, है ना। इकलौती एक इक्वेशन है जहां पर टाइम का कोई लेन देन नहीं है बच्चों। सोच रहे हो आप क्या बोल रहा हूं मैं? आर यू गेटिंग माई पॉइंट स्टूडेंट्स? तो इस टाइम का अगर स्मॉल पार्ट अपन चेक करने भी जाते हैं ना, तो बोलोगे सर हाँ चले जाइए चेक करने, तो dt हो जाएगा, और वेलोसिटी कितनी हो जाएगी, तो बोलोगे सर वो वेलोसिटी तो v कहलाती है। इस पर अगर स्लोप बनता है तो वो कैसा कहलाएगा, बोलोगे सर स्लोप तो ऐसा बन जाएगा, उस स्लोप का नाम होगा एक्सेलरेशन। सो ऑल ऑफ अस नोज दैट एक्सेलरेशन इक्वल्स टू dv by dt, आई एम वेरी श्योर ऑफ इट।
इंस्टेंटेनियस एक्सेलरेशन है। जानबूझ के टाइम को खाने के लिए मैं यहाँ पे dx और dx को मल्टीप्लाई कर और डिवाइड कर देता हूँ, क्योंकि यहाँ पे आंसर लाना है। अब बच्चों इसको देखो आप ढंग से, क्या लिखा है, dx बाई dt लिखा है, तो एक नया फॉर्मूला बन जाता है ये v डॉट dv बाय dx। आप लोगों को इसको क्रॉस मल्टीप्लाई मार करके लिखना है, वो हो जाएगा a डॉट dx और ये हो जाएगा बच्चा लोग v डॉट dv। जब भी मैथमेटिक्स की कोई इक्वेशन में डिफरेंशियल वैल्यूज आ रही हो, द बेस्ट थिंग यू कैन डू इज टू इंटीग्रेट देम, एंड दैट इज वाई हम लोगों ने बेसिक मैथमेटिक्स पढ़ा था कि यहाँ पे परेशान नहीं करो आप लोग हमको। dx मतलब डिस्प्लेसमेंट है, उसकी लिमिट्स आएंगे तो कहां से कहां तक होती हैं, और वेलोसिटी की लिमिट कहां से कहां तक होती है। लेफ्ट साइड में एक्सेलरेशन कांस्टेंट है तो बाहर निकल आएगा, इंटीग्रेशन बेचारे dx का होगा वो भी खाली, और यहाँ पे v बच जाएगा अंदर, और आपको उस पैटर्न पे करना है x टू पावर n डॉट dx वाले पैटर्न पे। सबसे बेसिक इंटीग्रेशन होता है ये। कोई प्रॉब्लम तो नहीं है बच्चों? तो v टू पावर 1 कर लो इसको, तो इंटीग्रेट करोगे तो क्या हो जाएगा, ये v का स्क्वायर और नीचे आ जाएगा 2। आ रही मेरी बात समझ में? अब बोलोगे सर इंटीग्रेशन साइन कहाँ चला गया, तो बोलूंगा बच्चे लोग इंटीग्रेशन साइन अपना काम करके चला गया, और u से v तक इसको सॉल्व करना है। यहां तक का क्लियर है? लेफ्ट हैंड साइड बच्चों a हो जाएगा, x आ जाएगा, और कहां से कहां तक करना होगा, 0 से लेके s तक। यहाँ 1/2 बाहर निकाल लेता हूं मैं, कांस्टेंट है ना वो, तो एक बार अपर लिमिट जा रही होगी यहाँ पे, और एक बार लोअर लिमिट जा रही होगी। तो अपर लिमिट जाएगी तो v स्क्वायर बन जाएगा, लोअर लिमिट जाएगी तो u स्क्वायर बन जाएगा। क्रॉस मल्टीप्लाई वगैरह कर लो भाई इसको। ये a लिखा हुआ है ब्रैकेट में, s माइनस 0 हो जाएगा, 2 इधर ही लिख देता हूं मैं, और ये हो गया v स्क्वायर माइनस u स्क्वायर। अब मुझे लिखने की जरूरत नहीं है, आप समझ गए कितना आ रहा है अपना आंसर। कोई प्रॉब्लम बच्चों? सो दिस विल बी द थर्ड इक्वेशन। इन तीनों इक्वेशन को तीनों को पूछ सकता है टीचर, कुछ दो आ जाती है पेपर में। कैलकुलस मिनट सॉल्व करना होता है, कई बार एक फर्स्ट पूछ लेते हैं, सेकंड थर्ड पूछ लेते हैं, लेकिन जहां जहां डाउट्स लग रहे हैं, जहां जहां प्रॉब्लम जा रही है, इसको दोबारा नोट्स में लिखोगे ना तो इट माइट गेट अ बिट इजियर। क्योंकि अभी तो क्या है, बेसिक मैथमेटिक्स क्यों पढ़ाई थी उसका सीधा एग्जाम्पल यही है। समझ रहे हो आप लोग बात को?